शिया लिंगलिंग हवा में उछली और युआन हाओ के पास वापस आई। युआन हाओ जो थोड़ा नर्वस लग रहा था उसके पास आया और उसके शरीर को छूने लगा। हनी, क्या तुम ठीक हो? खुशकिस्मती से तुम मर चुकी हो, नहीं तो अभी तुम्हें मार दिया जाता। उसने खुशी से जिया लिंगलिंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया, लेकिन इस एक्सप्रेशन से लोग थोड़ा क्रीपी फील कर रहे थे जब उन्होंने जिया लिंगलिंग की ज़ोंबी आइडेंटिटी के बारे में सोचा। बिल्कुल सही किया था, शुरू में उसे मार दिया था, उसने प्यार भरे चेहरे के साथ कहा। और अगर जिया लिंगलिंग मर गई है और वो एक लाश बन गई है तो उसके बॉडी से कौन बात कर रहा है? ये सोच के लोगों को घिन और डर लग रहा था। आकुत्सु ने डिस्गस्टेड होकर कहा, तो ये एक डेड पर्वर्ट है। ज़ोंबी के अनडेड पावर का थोड़ा बोनस मिलने के बावजूद युआन की एबिलिटी लिमिटेड थी। आकुत्सु का बेसबॉल बैट और शिया लिंगलिंग का सर टकरा गए, लेकिन इस बार उसका सर था। सबको पता है कि ज़ोंबीज को कैसे मारना है और आकुत्सु के साथ लगातार लड़ने से वो अपनी कॉम्बैट पावर इंप्रूव कर रहा था। इस बैटल का रिजल्ट अब सस्पेंस नहीं था। जो फुए भी बड़े सांप के मुंह में मर गया। तभी डोंग शेंगतोंग जो पीछे था अब और नहीं सहा। बस अब बहुत हो गया, ये लोग इक्लिप्स मून के लोगों के लेवल के नहीं हैं और अगर लड़ते रहें तो बस बेकार में मरेंगे। अब हमें एक्शन लेना होगा। जू जंग को डोंग शेंगतोंग का बैटल रिक्वेस्ट मिला, पर वो थोड़ा हेजिटेंट था। लेकिन सिर्फ इक्लिप्स मून के 5 लोग ही सामने आए हैं, बाकी के 8 लोग अंधेरे में हैं। लगता है उन्हें हमारा प्लान पता चल गया है और उन्होंने सेकेंड हैंड प्रिपरेशन की है। डोंग शेंगतोंग थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन हम 100% इंटेलिजेंस कंट्रोल की उम्मीद नहीं कर सकते हर बैटल में। इससे मिशन वैसे भी बहुत बोरिंग हो जाता। जू जंग ने बड़े स्क्रीन पर देखा और देखा कि वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट लगभग गिर चुके हैं। अगर गॉड टीम को एक्शन लेने का मौका नहीं दिया गया तो फील्ड पर सभी मर जाएंगे। तो उसने सर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम्हें लड़ने की इजाजत है। डोंग शेंगतोंग के चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान थी और उसने अपने टीम मेंबर्स को देखा। अब हमारी बारी है, इस बार काम को खूबसूरती से पूरा करना है। आकुत्सु युआन हाओ के सामने गया और अपने खून से भरे बेसबॉल बैट को उसके सर की तरफ पॉइंट किया। मैं तुम्हें भी मार देता हूँ, फिर जाके तुम अपनी औरत से मिल लेना। यू जैंगी यांग और जो फुए को बड़े सांप ने 2 on 1 सिचुएशन में हरा दिया था, दोनों को मार कर और निगल कर वो चले गए। आकुत्सु ने अपना मेटल बैट ऊपर उठाया और जोर से नीचे गिरा दिया, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसका हाथ ढीला पड़ गया था और उसकी बॉडी में जो ताकत थी वो जैसे उसके अंदर से निकल गई हो। मेटल बैट जमीन पर गिर गया। उसने अपना सर नीचे किया और अपने सीने को देखा। अचानक एक गहरा डेंट उसके सीने में दिखाई दिया। उसके मुंह से एक बड़ी मात्रा में खून निकल गई और फिर उसके सीने से तेज दर्द आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हाथ उसके सीने में घुस गया हो और फिर उसके लंग्स को जोर से दबा रहा हो और तोड़ रहा हो। शैंगनदा ने अपने ह्यूमन अपीयरेंस वापस ले ली थी और आकुत्सु की बदलाव देखकर उसकी आंखों में हैरानी थी। उसे समझ में आ गया कि असली स्पेशल फोर्सेस रिवर्स आउट डोमेन के अब आ गए हैं। वो लोग उसका सबसे बड़ा थ्रेट है। कामिया नीची ने अपना सर घुमाया और दूरी में धुआं के अंदर देखा, लेकिन उससे पहले कि वो डिफेंस का प्लान बना पाता, उसने अपने नीचे के एब्डोमेन में एक अनबियरेबल दर्द महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को एक वॉशिंग मशीन में डालकर उन्हें हिलाया जा रहा हो और फिर उसके अंदर कई स्टील नेल्स घुसा दिए जा रहे हो। वो एकदम अपनी ताकत खो गया और घुटने के बल गिर गया, खून छलकाते हुए। धुआं के अंदर से एक लंबी और ताकतवर फिगर धीरे धीरे निकलकर बाहर आई। वो एक दाढ़ी वाला आदमी था। क्या जबरदस्त ताकत है, लेकिन अफसोस, अगर तुम मुझसे मिलते हो तो बस मार दिए जाओगे, उसने शांति से कहा। यह था गॉड स्क्वाड के 2 वाइस कैप्टन्स में से एक, द डिवाइन फिस्ट ली होंगली। सिर्फ एक ही मार में उसने कामिया नीची और आकुत्सु को लाश बना दिया। कामिया नीची और आकुत्सु पहले एक बड़ी बैटल कर चुके थे, लेकिन ली होंगली की जबरदस्त ताकत अब भी सबको दिखती थी। वेस्टर्न बैटलफील्ड के कॉन्ट्रास्ट में सिर्फ ली होंगली ने नॉर्दर्न बैटलफील्ड पर कदम रखा था। इक्लिप्स मून के सारे लोग सामने नहीं आए थे
और गॉड स्क्वाड के सभी मेंबर्स को भी एक साथ फील्ड पर नहीं भेजा जा सकता था। कॉम्बैट कमांड सेंटर के एल्गोरिदम के मुताबिक ली होंग ली की एबिलिटी सबसे ज्यादा सूटेबल है कामिया नीची और आकुत्सु शिनिचिरो को डील करने के लिए, क्योंकि उसकी एबिलिटी एक बहुत ही रेयर स्पेस सिस्टम है जो उसके अपने पावरफुल बाजीक्वान के साथ कंबाइंड है। इस कॉम्बिनेशन ने एक एक्सट्रीमली डेडली किलिंग मेथड डेवलप किया है, 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट। इस मेथड के थ्रू अगर वो 100 स्टेप्स के अंदर अटैक करता है तो उसका अटैक सभी फिजिकल डिफेंसेस को इग्नोर कर सकता है और हैवी आर्मर और स्किन को भी पेनिट्रेट करके डायरेक्टली इंटरनल ऑर्गन्स को अटैक कर सकता है। ये कहा जा सकता है कि वो एक म्यूटेंट किलर है। ली होंग ली ने ज्यादा बकवास नहीं की, ना ही उसने युआन हाओ को देखा जो अभी जिंदा था। वो अपने पैर मजबूती से रखता है और गिरते हुए कामिया नीची जो थिक फॉग के अंदर था उसे एक पंच मारा। वहीं वे मिंग के पास उसकी थोड़ी सी ब्राउन आंखों ने धीरे खुलकर देखा, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। उसने सोचा तभी जैसे ही ली होंग ली का पंच निकलता है, थिक फॉग में एक जोर का घूमने का साउंड सुनाई देता है और अचानक एक ह्यूज 3 सर वाला डॉग जिसके सारे बॉडी पे लाल आग थी, रोर करते हुए उसकी तरफ दौड़ता है। ये 5 से 6 मीटर लंबा 3 सर वाला डीमन डॉग है जिसके सारे बॉडी पर लाल आग थी, जो आसपास का एयर बहुत ड्राई बना रही थी। लेकिन ये आग यिन यान मैजिक से क्रिएट की गई मिस्ट पर कोई असर नहीं डाल रही थी। ली होंग ली के प्यूपल्स श्रिंक हो गए। उसने सोचा मुझे नहीं लगा था कि दूसरी तरफ कोई छुपा हुआ है। अगर लग रहा था कि कोई भी इधर बेवकूफ नहीं है और सबको पता है कि बैक हैंड रखना जरूरी होता है, तो अब देखते हैं कौन सा बैकहैंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ली होंग ली ने पंच मारते हुए 3 सर वाले डीमन डॉग के टॉर्सो को टारगेट किया, लेकिन डीमन डॉग का बॉडी अजीब तरीके से ट्विस्ट हो गया। अगर चेहरा थोड़ा डल हो गया था, पर फिर भी वो ली होंग ली की तरफ दौड़ रहा था। ये देखते हुए जू जंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। ये रिलीज टाइप एबिलिटी यूजर लगता है। ली होंग ली का चेहरा थोड़ा टेंस हो गया। ये थोड़ा बुरा है। कोई भी नहीं सोच रहा था कि दूसरी तरफ के पास ये ट्रिक भी होगी और 3 सर वाले डीमन डॉग की पावर से ये लग रहा था कि जो आदमी छुप कर बैठा है वो बहुत पावरफुल है। उन्होंने सोचा था कि ली होंग ली को नॉर्दर्न रूट के एनिमीज से डील करने देना सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, पर किसी ने सोचा नहीं था कि दूसरी तरफ ने उनका प्लान समझ लिया है और बैकहैंड अरेंज कर दिया है। कामिया नीची और आकुत्सु शिनिचिरो जो ग्राउंड पर गिर के अपनी छाती और एब्डोमेन को पकड़ रहे थे, बहुत सीरियस चोटों के बावजूद खून छलकते हुए भी वो थोड़ा भी डर नहीं रहे थे, बल्कि दोनों जोर से हंस रहे थे। आकुत्सु ने कहा कोई ना कोई वजह है कि आज मेरा लक थोड़ा अच्छा है। कामिया नीची ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन ये रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं डालेगा। ली होंग ली ने 3 सर वाले डीमन डॉग के अटैक से बड़ी जल्दी डॉज किया और उसने देखा कि सामने की फॉग हिल रही थी। फिर कुछ ऊंची शैडोज धीरे धीरे फॉग के अंदर से निकलकर बाहर आई। वो एक मिडिल एज्ड आदमी था जो सूट पहनने के साथ साथ बैक हेयर और गोल्ड रिम्ड ग्लासेस भी पहना था। उसके साथ एक ग्रुप ऑफ सुपरनैचुरल बीस्ट थे जो सुपरनैचुरल पावर से बनाए गए थे। एक जायंट एप था जो 4 मीटर टॉल था और गोल्ड से कवर था। एक फॉक्स थी जो 6 टेल वाली थी और सिल्वर व्हाइट बॉडी थी। एक ब्लू बर्ड थी जो ब्लर्ड फिगर थी और व्हर्लविंड से घिरी हुई थी, और एक ग्रे क्रो था जो उस आदमी के कंधे पर बैठा था। ये द ट्रू ओनमोंजी ऑफ ओसु कनान टेम्पल फैन हुआंग रेन था, जो इक्लिप्स ग्रुप का कैडर लेवल मेंबर था। फैन हुआंग ने अपने हाथ पॉकेट्स में डालकर ली होंग ली को थोड़ा इम्पेशंसली देखा। तुम्हारी एबिलिटी लगती है स्पेशल क्लोज कॉम्बैट को रिस्ट्रेन करने के लिए है, तो अगर तुम मुझे फेस करोगे तो क्या होगा? ली होंग ली ने अपना जवाब दिया, तुम ट्राई कर सकते हो। जब वेस्टर्न और नॉर्दर्न बैटलफील्ड्स में जंग पूरी तरह से चल रही थी, जैंगी को लग रहा था कि उसे भुला दिया गया है। ये शांति इतनी डरावनी थी कि कॉम्बैट कमांड सेंटर भी ये नहीं समझ पा रहा था कि उनको अब क्या ऑर्डर देना चाहिए। जब उन्होंने आउटर सिटीज में म्यूटेंट्स की डिजास्टर्स डिफीट देखी, जू जंग ने पहले ही
ये तय कर लिया था कि इक्लिप्स ग्रुप के मेंबर्स उतने ही स्ट्रांग हैं जितना कि गॉड टीम। अगर जैंगी को डीप इन्वेस्टिगेशन करने दिया गया तो ये उसके लिए मौत का रीजन बन सकता था। इसीलिए जू जंग ने टेम्पररी ये आइडिया छोड़ा कि जैंगी को एक्शन में लाए। आखिरकार आउटर सिटी के म्यूटेंट्स की आग को बचा के रखना जरूरी था। ये ज्यादा शांति देखकर जैंगी और भी कंफ्यूज हो गया। वो चुपके से ये सोचने लगा कि उसके साइड पे ये एबनॉर्मल सिचुएशन, इसका रीजन क्या हो सकता है। क्या इक्लिप्स वाले उससे डर रहे हैं? ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कैप्टन लेवल पर है। अगर अपोनेंट की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो उनके पास किसी पावरफुल म्यूटेंट का होना जरूरी है जो उसके लेवल का हो। क्या उन्होंने मुझे डिटेक्ट नहीं किया? जैंगी का दिमाग कुछ ऐसे थॉट्स से भर गया था। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन जब पॉसिबिलिटीज को हटा दिया जाए तो जो एक ही वजह बची है वो सबसे ज्यादा मुमकिन लगती है। कभी कभी उसका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दूसरे 2 जगह से रिपोर्ट्स रिसीव करता था। जब उसने जाना कि आउटर सिटी के 2 रूट्स में म्यूटेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और उनमें से ज्यादातर मार दिए गए थे, तो जैंगी को समझ आ गया कि अब छुपना मुमकिन नहीं है। सिचुएशन मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी हो गई है। मैं अपनी स्ट्रेंथ एक्सपोज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये ऑपरेशन इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि मैंने बैटल से बचने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी नहीं लेना चाहेगा। मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का सामना करना पड़ा तो भी मैं फ्लावर और लियांग यू को जल्दी से ले जा सकता हूँ। जैंगी ने ये सोचने के बाद डिसाइड किया कि अब रुकने का प्लान छोड़ दें और पहले अटैक करे, लेकिन वो बिना तैयारी के फाइट नहीं करेगा। चेन जियाओ और पंगली के बारे में सोचकर जो पहले चली गई थी, जैंगी हंस पड़ा। दोनों औरतें ऑलरेडी मिस्ट में एंटर कर चुकी थी, तो उनका काम सिर्फ उनके लिए रास्ता दिखाना था। जैंगी ने अपने गन को वापस अपने स्पेस में रख लिया और फिर फ्लावर को देखा और उसकी सफेद फर को हाथ मारा और उससे पूछा, क्या तुम्हें उन दोनों औरतों का स्मेल याद है? क्या तुम उन्हें ढूंढ सकती हो? फ्लावर खुशी से म्याऊ करती है और कहा कि वो थोड़ी देर के लिए गई थी, पर वो उन्हें उनके सेंट के थ्रू ढूंढ सकती है। जैंगी मुस्कुराया और बोला, अच्छा है, चलो उनका पीछा करते हैं। लियांग यू ने क्यूरियस होके जैंगी से पूछा, क्या तुमने अपना फैसला बदल दिया? जैंगी हल्की मुस्कान के साथ बोला, बैटल फील्ड पे सिचुएशन रैपिडली चेंज हो रही है, दुश्मन भी बदल रहा है और मुझे भी बदलना होगा। लियांग यू ने अपने हाथ फैला दिए, लेकिन तुम उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट क्यों नहीं करते? जैंगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिंपल रीजन है, क्योंकि वो मुझ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। दूसरी तरफ सुकामोतो नोबुनागा के साथ जो ट्रायो था वो भी साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे थे। मायूमी ताकेउची के प्रोफेसी में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दुश्मन के होने का जिक्र नहीं था, इसीलिए नानाको आगुत्सुमा का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया था। रास्ते में ये पहली बार है जब मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ एक फॉल्स अलार्म हो, वो सोचती हुई बोली। ये सुनकर सुकामोतो नोबुनागा ने शांति से कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। नानाको आगुत्सुमा और ताकीजावा ताकेशी ने एक साथ उसकी तरफ देखा। नोबुनागा के आईलिड्स नीचे गिरे हुए थे और वो हमेशा ऐसे लगते थे जैसे वो अभी तक ठीक से उठा नहीं हो, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक तेज चमक थी, जैसे उसकी मशहूर तलवार दी ग्रेट प्रांजा चांगुआन की तेजी भी हो। उसने शांति से कहा, मैंने चाइना के प्राचीन सीज टैक्टिक्स का अध्ययन किया है और आमतौर पर वो 3 साइड्स को घेर के एक को जाने दे ये तरीका अपनाते हैं। वो जानबूझकर एक रास्ता छोड़ते हैं ताकि हमें गलत रास्ता दिखाएं, जिससे हम यहाँ से निकल सके। मतलब दुश्मन की मुख्य ताकत इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये सुनकर नानाको आगुत्सुमा का चेहरा गंभीर हो गया। तो हम सबसे ज्यादा खतरे में है, उसने कहा। नोबुनागा ने अपना सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, जो मिलिट्री बुक में लिखा है वो सच है। लेकिन नोबुनागा की बात सुनकर ताकीजावा ताकेशी हंसकर बोला, तो इसका मतलब है कि हमें काफी लोग मारने पड़ेंगे। उसे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि वो खुद मर सकता है। ताकीजावा ताकेशी अपना गला उठाते हुए
कॉन्फिडेंट तरीके से बोला, आज ताकेउची ने मुझे बताया कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। नोबुनागा ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। आगुत्सुमा नानाको ने उसे थोड़ा समझकर देखा और कहा, तुम कब मैच्योर बनोगे? हमेशा मायूमी की डिविनेशन पे क्यों भरोसा करते हो? ताकीजावा ताकेशी अपना सर झुकाते हुए बोला, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, है ना? ताकेउची की डिविनेशन कभी गलत नहीं हुई है। आगुत्सुमा नानाको ने बेचैनी से सांस ली और इस वक्त दो लोग जो अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि उन्हें देख लिया गया है, बहुत ध्यान से फॉग के गहराइयों की तरफ पढ़ रहे थे। और वो कौन थे? बिल्कुल सही, वो चेन जियावाओ और पंगली थे। उन्हें जैंगी की पैसिव सैबोटेज से नफरत थी, इसलिए दोनों ने अपने आप का काम शुरू किया था और मिशन में ज्यादा पॉइंट्स कमाने का सोचा। तब तक वो सिर्फ ब्लिजर्ड सिटी का रिवॉर्ड नहीं जीत सकती थी, बल्कि लिन हाई सिटी का टेरिटरी भी ले सकती थी। ये चेन जियावाओ और पंगली जैसे मोटिव और स्ट्रॉन्ग बनने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए काफी टेम्पटिंग था। और इसी गलत फहमी में दोनों तरफ का सामना फाइनली जैंगनिन स्क्वायर में हो गया। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, सभी थोड़े नर्वस हो गए, चाहे वो सुकामोतो नोबुनागा हो जो एक केंडो मास्टर था, जो तुरंत अपनी तलवार का हैंडल पकड़कर तैयार हो गया। क्या ये रिवर्स आउट डोमेन के स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स हैं? इक्लिप्स ग्रुप के 3 मेंबर्स ने उन्हें गॉड टीम के मेंबर्स समझे और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाई। जब चेन जियावाओ और पंगली ने देखा कि इक्लिप्स ग्रुप के यहाँ 3 मेंबर्स हैं, तो उनका दिल धड़कने लगा। क्या यार, ये लोग हमें पहले क्यों नहीं मिले? क्यों बिल्कुल इसी वक्त आए? चेन जियावाओ का चेहरा घबराहट से भर गया। अगर ये लोग थोड़ा पहले आ जाते तो कम से कम जैंगी, लियांगयू और फ्लावर के साथ 5 लोग हो जाते और 3 लोगों के साथ उनका चांस थोड़ा बढ़ जाता। उनकी थोड़ी देर के लिए टाइम मिल सकता था और गॉड टीम का सपोर्ट आने तक वो रुक सकते थे। लेकिन अब बस 2 ही हैं। उनके पास क्या तरीका है दूसरे लोगों से लड़ने का? पंगली का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके चेन जियावाओ से पूछा, क्या करें? हम जीत नहीं सकते। क्या हमें भाग जाना चाहिए? शांत हो जाओ। चेन जियावाओ ने तुरंत उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसने दूसरी तरफ देखा जहां नानाको आगुत्सुमा, सुकामोतो नोबुनागा और ताकीजावा ताकेशी खड़े थे। ताकीजावा ताकेशी एक लॉन्ग रेंज म्यूटेंट है जो सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन से अटैक करता है। अगर वो भागना चाहते हैं तो अभी भी एक चांस है, लेकिन नानाको आगुत्सुमा का कामिताची अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। सुकामोतो नोबुनागा काफी खतरनाक है, लेकिन उसने वीडियो रिकॉर्डिंग में इतना कुछ नहीं दिखाया क्योंकि उसने अपने म्यूटेंट्स की एक टीम को इतनी जल्दी मार दिया था। इन दोनों के साथ अगर हम भाग जाते हैं तो दूसरे लोग सिर्फ हमारी कमजोरी समझ लेंगे और फिर भागने का कोई चांस नहीं रहेगा। शांत हो जाओ। हमने उनके रास्ते का पता लगा लिया है, जो अपने आप में एक हिस्सा है मिशन का। चेन जियावाओ ने तुरंत कम्युनिकेशन चैनल खोला और सोचने के बाद जैंगी का कम्युनिकेशन चैनल भी खोला। ये चेन जियावाओ और पंगली हैं। हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इक्लिप्स मून के मेंबर्स को देखा। कुल मिला के 3 लोग हैं। हेडक्वार्टर्स ने मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के जरिए ऑलरेडी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लिया था। जब उन्होंने एक दूसरे से सामना किया, जूजंग की आंखें तुरंत मूव हुई। क्या उनके लोग आखिरकार दिखाई दिए? इस बार बस 4 लोग हैं जो एक्शन में नहीं आए हैं। चेन जियावाओ और पंगली अपनी जगह पर खड़े होकर पूरी तरह से अलर्ट थे, लेकिन वो ना तो पहले अटैक कर पा रहे थे ना ही भाग पा रहे थे। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था और बस ये दुआ कर रहे थे कि जैंगी या गॉड टीम के मेंबर्स उनके मदद के लिए आ जाएं। लेकिन इक्लिप्स ग्रुप के लोगों ने कुछ अनयूजुअल महसूस किया। नोबुनागा के कान थोड़े से हिले और उसने दोनों के दिल की धड़कन सुनी, जो उनका एक्सेसिव टेंशन दिखाता था। अगर ये दोनों सच में रिवर्स आउट डोमेन के स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स होते तो वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करते। क्या ये छोटे लोग हैं? नोबुनागा ने सोचा। उनकी विजिलेंट अपीयरेंस देखकर उसका यकीन और मजबूत हो गया। एक बार ट्राई तो करो, सब समझ आ जाएगा। फिर एक चादर जैसे तलवार का महारथी लाइटनिंग स्पीड की तरह निकल गया। वो हवा में था और एक क्लैंग की आवाज के साथ द ग्रेट प्रांजा की कोशिश हवा में एक सफेद लकीर की तरह कट गई। चेन जियावाओ और पंगली को समझ आ गया कि उनका एक्सपोजर हो गया है और दोनों ने एक साथ चीख कर कहा,
संभल कर। दोनों ने अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट कर ली थी। पंगली के हाथों में 2 सफेद रोशनियां चमक रही थी जो डायरेक्टली चेन जियावाओ के शरीर से जुड़ गई थी। उसका एबिलिटी प्रीस्ट जो चेन जियावाओ की स्ट्रेंथ, स्पीड, डिफेंस को एनहांस करने के साथ साथ उसकी नॉन फैटल चोटों को भी जल्दी से हील कर देती थी। चेन जियावाओ अपने आप को पंगली के आगे रखती है और अपने स्ट्रेंथनिंग सिस्टम की एबिलिटी से अपनी बॉडी को और ज्यादा पावरफुल बना लेती है। उसकी लंबी और ट्रेन टांगे जमीन पर लग गई और एक ब्लिजर्ड का गोला नीचे से फैल गया जो सराउंडिंग एरिया की तरफ तेजी से भर गया। साथ ही उसके सफेद बूट्स के नीचे से एक लंबे ब्लेड का हिस्सा निकलकर एक क्लैंग की आवाज के साथ वो नोबुनागा की तेजी से मारने वाली तलवार के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने राइट फुट से ब्लेड को अपने ब्राजीलियन वॉर डांस से तलवार को ब्लॉक कर दिया। तलवार की टकरार के साथ बहुत जोरदार फोर्स ने चेन जियावाओ को एक तरफ उड़ा दिया, लेकिन वो हवा में ग्रेसफुली लैंड कर गई और फिर स्नो पर निम्बल तरीके से घूमती हुई अपना अटैक करने का वक्त ढूंढने लगी। नोबुनागा ने अपने पैरों को देखा जहां जमीन पूरी तरह से बर्फ से एक बड़े आइस रिंक में बदल गई थी। चेन जियावाओ अपने आइस स्केट्स पर तेजी से घूमती हुई नोबुनागा के फ्लॉज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी नोबुनागा ने अपनी आंखें धीरे से बंद की और अपने आसपास 50 मीटर का एक फील्ड बना दिया। ये उसकी ताओनुआन एबिलिटी थी जिसमें वो अपने आसपास 50 मीटर तक का कंट्रोल रखता था। चेन जियावाओ बर्फ पर तेज घूमती रही, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि नोबुनागा जो तलवार के पोस्ट में खड़ा था उसके पास कोई फ्लॉ नहीं था। चेन जियावाओ का कंसंट्रेशन पूरी तरह से टूट गया जब उसने देखा कि नानाको आगुत्सुमा और ताकीजावा ताकेशी भी उसके आसपास है। जैसे ही उसकी मूवमेंट में हेजिटेशन हुई, नोबुनागा ने उसकी हेजिटेशन का फायदा उठाया। कोई भी नहीं देख पाया कि उसने अपने राइट हैंड से तलवार कैसे निकाली। बस एक सफेद लकीर हवा में चली गई और जहां तलवार की धार गई, चेन जियावाओ का उड़ता हुआ शरीर अपनी वेस्ट से नीटली कट गया। उसकी कमर, मसल्स और इंटेस्टाइन्स बिल्कुल मिरर की तरह स्मूथ हो गए थे। ये सब इतनी तेज हवा में हुआ कि चेन जियावाओ को दर्द महसूस करने का वक्त नहीं मिला। चेन जियावाओ जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा पेल हो गया था और वो थोड़ा लड़खड़ाई। अभी अभी उसके शरीर में खून ठंडा हो गया था। उसके लोअर एब्डोमेन पर कट का निशान अभी भी था और एक रक्त की लकीर धीरे धीरे उसकी स्नो वाइट स्किन के साथ नीचे गिर रही थी। लग रहा था जैसे कुछ बस झंझोड़े में जोड़ा गया हो और लोगों को चिंता थी कि अगर वो थोड़ा भी हिलती तो उसका अपर हाफ गिर सकता था। पंगली ने घबराते हुए कहा, और मत हिलना, तेरा चोट बहुत सीरियस है, इसे थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में। लेकिन दोनों जानते थे कि उनके पास वक्त नहीं था। अब ये एक डेड एंड बन गया था। ये तो बस एक छोटी मछली थी। नोबुनागा ने अपना लंबा तलवार संभालते हुए उदासी से कहा। उसका चेहरा बिल्कुल उदास था। वो काफी डिसअपॉइंटेड लग रहा था। उसने सोचा था कि इस बार शायद वो कोई इलाइट से मिलेगा, लेकिन किसने सोचा था ये लोग इतने कमजोर होंगे जो उसके स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं थे। जल्दी से इन्हें खत्म करो, नानाको आगुत्सुमा ने कहा। चिंता मत करो। नोबुनागा ने अपना सर उठाया और दूर की तरफ देखा। हो सकता है असली मुकाबला अभी आया नहीं हो। मिस्ट घूम रही थी और कुछ शक्लें धीरे धीरे उनके सामने आ रही थी। हाँ, काफी तेज सोच, उसने कहा। आगे का मर्द एक शैतानी मुस्कान के साथ उन्हें देखता हुआ आगे बढ़ा, अपने सर को थोड़ा झुकाते हुए। किस जमाने की बात कर रहे हो? अभी भी समुराई का गेम खेल रहे हो? पंगली और चेन जियावाओ को उन लोगों को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई सेवियर आ गया हो और दोनों ने एक्साइटेड होके कहा, तुम लोग आखिर आ गए। जो 3 लोग आए थे वो गॉड स्क्वाड के मेंबर्स थे। लीड करने वाला आदमी भी एक बड़ा चाकू पकड़े हुए खड़ा था जो काफी भारी था, जैसे एक काला डोर का पैनल। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय जादू का टैटू बना हुआ था जो काफी अजीब लग रहा था और लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहे हो। इस वक्त जैंगी और बाकी लोग भी वहां आ गए। शुरू में जैंगी चाहता था कि चेन जियावाओ और पंगली इक्लिप्स मून के सामने आ जाए, फिर वो खुद एक्शन लेकर सब कुछ सॉल्व करेगा। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि इस बार गॉड स्क्वाड के लोग पहले आ जाएंगे। शान,
जो गॉड स्क्वाड का एक मेंबर था, उसने जैंगी को एक ठंडी आवाज में देखा और कहा, तुम बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हो। ऊपर वालों ने हमें ऑर्डर दिया है कि बैटलफील्ड हम संभालेंगे। अच्छा हुआ तुम इन दोनों बेकार औरतों को ले जाओ और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। अब आगे का बैटल तुम जैसे लेवल के आदमी का बस का नहीं है। लियांग यू ने कुछ नहीं कहा, बस जैंगी को एक नजर देखा। जैंगी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने हाथ खोल के कहा, अगर प्रोफेशनल्स आ गए हैं तो हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने चेन जियावाओ और पंगली को देखा और उसकी नजर नेचुरली चेन जियावाओ के खतरनाक घाव पर जा रही थी। क्या तुम चल सकती हो? चेन जियावाओ अभी तक अपने आप को संभाल रही थी। आखिरकार वो आधी कट चुकी थी और उसको रिकवर करने में बहुत वक्त लगना था। उसने अपने होठों को थोड़ा सा कसते हुए जैंगी की तरफ देखा, थोड़ा शर्मिंदा होकर। इस मोमेंट में उसने अपनी अंधाधुन फैसले पर पछतावा कर रही थी। जैंगी का सावधानी से काम करना बिल्कुल सही था। उन सब ने इक्लिप्स की ताकत को कम समझा था। जैंगी ने अपनी आंख मार दी और फ्लावर को बुलाया। फ्लावर ने आके जेंटली चेन जियावाओ को संभाल लिया। पंगली ने जल्दी से चेन जियावाओ को फ्लावर के कंधे पर चढ़ाया और उसके हाथ रुकने नहीं पाए। वो लगातार चेन जियावाओ के घाव का इलाज कर रही थी। जैंगी यहाँ रुककर गॉड स्क्वाड के साथ फाइट करने का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था और तुरंत अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया। काफी देर चलने के बाद उसने चेन जियावाओ की कमजोर आवाज सुनी, जैंगी थैंक यू। जैंगी ने उसकी तरफ देखा और कहा, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस था। चेन जियावाओ का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया था, कुछ हिस्से इंटरनल इंजरीज की वजह से और कुछ शर्म के मारे। पंगली ने थोड़ा निराशा के साथ थोड़ा सा शाय किया, हम यहाँ अपनी मिशन को पूरा करने आए थे, सोचा था कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किसने सोचा था ये सब एक मजाक बन जाएगा। ताकत का इतना बड़ा गैप देखकर हमें असली हकीकत समझ में आई, लेकिन इस सब का उन्हें ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। आखिरकार ये उनका पहला एक्सपीरियंस था इक्लिप्स से लड़ने का। पहले वो अपने शहर में खूब रैम्पेज करते थे। तभी लियांग यू ने जैंगी के कान के पास अपना चेहरा लाके धीरे से कहा, तुमने अभी एक्शन क्यों नहीं लिया? तुम्हारी ताकत के हिसाब से उन तीनों लोगों को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैंगी ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, तुम्हें पता है ना कि दूसरी तरफ की ताकत क्या है? लियांग यू कुछ देर के लिए चौंक गई, फिर बोला, चाहे जो भी हो वो तुमसे ज्यादा नहीं हो सकते, है ना? तुम वो हो जो युआन कोंगे को भी मार सकते हो। फिर जैंगी ने कहा, वो इसलिए था क्योंकि मैंने बहुत पहले से प्लानिंग की थी, बहुत सी इंटेलिजेंस इकट्ठा की थी और कई लोगों को अपने काम करवाए थे, फिर जाके मुश्किल से जीता। याद रखना, कभी भी किसी अपोनेंट को कम मत समझना, अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे अपने अपोनेंट को जज मत करना और बिना सोचे समझे फाइट मत करना। हम यहाँ सिर्फ अपने दिल में बची हुई थोड़ी सी मोरालिटी के लिए आए हैं, ना कि अपने आप को दिखाने या मिशन पॉइंट्स लेने के लिए। अब जब गॉड स्क्वाड ने एक्शन ले लिया है तो उन्हें काम करने दो। लियांग यू ने जैंगी के पक्के और आलसी प्रोफाइल को देखा और हंसना नहीं रोक पाई। सच में अब मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, लियांग यू ने कहा। जैंगी ने जवाब दिया, समझने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ काम करो। जब वो चले गए, नोबुनागा और बाकी दो लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। उनके लिए ये लोग बस मिनियंस थे और जो गॉड स्क्वाड के मेंबर्स सामने खड़े थे वो असली अपोनेंट्स थे। लेकिन इसी वक्त नोबुनागा और बाकी दोनों के दिमाग में 40 मानो की आवाज आई। नोबुनागा, ताकीजावा, नानाको, क्या तुम तीनों ठीक हो? कृपया जवाब दो। नोबुनागा और बाकी दो लोग एक दूसरे को देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए, क्योंकि मानो की आवाज बहुत परेशान थी, जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। नोबुनागा ने जवाब दिया, हम सब ठीक हैं, क्या हुआ? नोबुनागा के जवाब के बाद 40 मानो ने ऐसे चुपके से सांस ली जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो। ताकेउची, जो अपने सर को अपने हाथों से पकड़ के बैठी थी, काफी कंफ्यूज्ड और डर से भरी हुई थी। धीरे धीरे उसने तीनों से कहा, अभी तुम तीन लोग मायूमी की डेविनेशन में गायब हो गए थे। मायूमी ताकेउची, जो इक्लिप्स ग्रुप की श्राइन मेडन थी और ताकेउची फैमिली की 37th जनरेशन की डिसेंडेंट थी, इस वक्त गहरी सेल्फ डाउट में थी, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा प्राउड एबिलिटी ताकेउची यामाकी
अब अपनी इफेक्टिवनेस खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जोर जबरदस्ती से उसकी प्रिडिक्शन एबिलिटी को मिटा दिया हो। इसीलिए जिन हुआन ने तुरंत शानोबा, सातोरू और नोबुनागा से कहा कि वो एक दूसरे को कांटेक्ट करें। सातोरू ने हुआन को बताया कि वो सेफ है। नहीं, कुछ तो है जो मेरे आंखों के सामने आ गया है वहां, मायूमी ताकेउची ने कहा। ये मुझे बिल्कुल क्लियर देखने नहीं दे रहा। सच में मैं कुछ भी क्लियरली नहीं देख पा रही। इक्लिप्स ग्रुप का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड ना तो चिन हुआन था और ना कि दागोन वे यानिन या जिंगूजी सेरू और नोबुनागा सुकामोतो। कोई ना कोई है जो मायूमी ताकेउची की एबिलिटी को ब्लॉक कर रहा है, उसने कहा।